अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस होने जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी गई है और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी हो गई है और इस तौसी का इत्तलाक होगा मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने के बाद से। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि सब ठीक है, सब आपके सामने है कि चीजें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान अब यहां से ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। सेनेटर फैसल वादा ने एक्स पर कौम को मुबारकबाद भी दी और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री हो गई है। सेनेटर फैसल वादा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान भी दिया, कहा कि जैसे मैंने कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हो गई और इंशाल्लाह आगे भी जो कुछ कहूंगा वो दुरुस्त ही साबित होगा। CDF के नोटिफिकेशन में ताखीर से मुतालिका यासराइयों में कोई सदाकत नहीं है। वजीर आजम के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ये ओहदा हसास और कौमी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है। CDF के नोटिफिकेशन को किसी भी चीज से जोड़ना एक मुनासिब बात नहीं है। कौमी सलामती से मुतालिक बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा करने की इजाजत हम नहीं देंगे और इस नोटिफिकेशन में ताखीर के हवाले से वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि वजीर आजम की मुल्क में अदम मौजूदगी की वजह से इस नोटिफिकेशन में कुछ ताखीर हुई है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के साथ आर्मी चीफ का एक ही नोटिफिकेशन जारी होगा और इस मामले में कोई सियासी मसला नहीं है। वजीर आजम के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आइन में अब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। CDF की मुद्दत 5 साल है। मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह मजीद कहते हैं कि 5 साल के बाद आर्मी चीफ की दोबारा भी तकर्री की जा सकती है। 29 नवंबर को गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं थी। ये सारी सूरत हाल है। आ गया वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार और इस हवाले से सब चीजें कही जा रही थी, कुछ चमगोइयां हो रही थी, स्पेकुलेशंस थी, नोटिफिकेशन में ताखीर क्यों हो रही है, बैक एंड पे क्या हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ क्लैरिफिकेशंस भी आ रही थी लेकिन उनको उतनी स्पेस दी नहीं जा रही थी। इसी सूरत हाल पर सबसे पहले प्रोग्राम में हम कनेक्ट करेंगे उमर दराज गोंदल साहब, सहाफी भी हैं, तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। उमर, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। जी उमर, सबसे पहला सवाल यह है कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो इस नोटिफिकेशन के जारी होने में कुछ ताखीर का जो सामना रहा, सबसे पहले उस पर सवाल उठ रहा था कि शायद अब ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कुछ मामला ठीक नहीं चल रहे हैं। बहुत सी चीजें आपने देखा कि सोशल मीडिया पर डिस्कस की जा रही थी। आपको क्या लगता है कि असल वजह जो इतनी सी ताखीर की थी वो कोई सिस्टमैटिक एरर थी, सिस्टम को सही करना था, उसका हिस्सा बनाना था, या वाकई कोई पॉलिटिकल ऐसी चीज थी जिसके ऊपर बात करने की जरूरत थी? मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कि गवर्नमेंट इसकी तो जी जो पेश कर रही थी कि हम जो भी बातें कर रहे हैं जी, हम वो इदारा खड़ा कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस कर रहे हैं, इसको गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस कहा जाएगा। आपने 27वीं आईनी तरमीम जब की तो हमें बताया गया जी देखिए जी ऐसा नहीं है कि मुशावरत के बगैर हो गई। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून काफी अरसे से काम कर रहे थे। जनाब मोहसिन नकवी साहब जो है वो सबको ऑन बोर्ड ले रहे थे और काफी अरसे से मुशावरत हो रही थी। अगर काफी अरसे से मुशावरत हो रही थी तो आपने बहुत सोच समझ कर आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम की थी। और पीपल्स पार्टी का जब इजलास हुआ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास का, तो उन्होंने पहले दिन ये कहा कि जी उमर, आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। मुझे दरमियान में आवाज आ रही है, कोई बोल रहे हैं। आप आईवी बंद कर दे उमर की, उमर को आवाज नहीं जाए। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा था कि गवर्नमेंट की जो इनकॉम्पिटेंस है, ये गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस इस नजर में होगी कि जब आपने 27वीं आईनी तरमीम जो है उसके ऊपर आपने ये सब कुछ किया तो आपको पहले सोचना चाहिए था। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसको ये इशू अगर नहीं था तो इसको इशू नहीं बनना चाहिए था। ये किसकी वजह से 29 तारीख से आज 4 दिसंबर तक टॉक शोज इसके ऊपर हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो रहा है, या अगर आप समझते हैं कोई इसके ऊपर प्रोपोगेंडा कर रहा है या नॉन इशू को इशू बना रहा है, तो ये किसकी वजह से हुआ है? जब आपने तरमीम कर ली थी तो इसका मतलब ये था कि आपने कुछ सोच समझ के किया था ना। ऐसा तो नहीं हुआ था कि आप सो के उठे, आप ऐवान में गए, दोनों ऐवानों में आपने खड़े होकर कहा जी हम ये करने वाले हैं। जब ये सब किया तो आपको उसके बैक एंड के ऊपर भी चीजें करनी थी। आपने जब वो चीजें नहीं की तो ये किसी और ने नहीं है, ये विफाकी हुकूमत ने मौका फराहम किया और एक नॉन इशू को इशू बनाया गया। जब 27वीं तरमीम पास हो गई तो उसके बाद कोई इशू था नहीं ना।
बाकी तो प्रोसीजरल चीज थी कि एक नोटिफिकेशन होना था, वजीर आजम ने समरी भेजनी थी, सदर ने उसके ऊपर दस्तखत करने थे, वजारत कानून ने उसके ऊपर नोटिफिकेशन करना था। तो एक्चुअल में आपने ये काम करना था। जब आप ये नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये हुआ कि आपकी इनकॉम्पिटेंस है, और आपकी इनकॉम्पिटेंस से वो गैप पैदा हुआ जिसकी बुनियाद के ऊपर आज पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कल या परसों वजीर इत्तलात बात कर रहे थे, उन्होंने देखे जी ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने ये सारा इशू बनाया हुआ है। भाई अगर ये मुद्दा आप सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाह जरूर करें, लेकिन अपना माने कि आपने 29 तारीख से 4 दिसंबर तक ये जितने दिन हैं इसमें प्रोसीजरल डिले था, तो आप एक ऐलान करते। आपने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, आप 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते जी इसके ऊपर उसूली इत्तेफाक हो गया है। आप ये कहना चाहते हैं कि पीछे जैसे मैंने सवाल उठाया कि कोई दरार थी, कुछ मामलात ऐसे थे जो हल तलब थे, मुशावरत तलब थे, जिसके ऊपर बात होनी थी दोनों के दरमियान। ऐसा नहीं है जिस तरह से बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर दरार नहीं थी या कोई मसला नहीं था तो फिर आप उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते। इस यहां तक नौबत नहीं आती ना, इतना अंडर डिस्कशन नहीं होता और हर तरीके की बातें नहीं होती जिसके ऊपर अब आप आकर क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए चीजें तो थी ना, अब प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कहा गया जी वो प्राइम मिनिस्टर की मसरूफियात हैं, और ऐसा हो सकता है कि इतनी की अपॉइंटमेंट हो और आप उस अपॉइंटमेंट के दिनों के अंदर लंदन बैठे हो, लंदन से आप वापस आए, आप इस्लामाबाद लैंड करने की बजाय लाहौर आए, अगले दिन आप आराम से इस्लामाबाद जाए। जाहिर है कि एक ऐसी चीज है, आप देखें ना, इसके ऊपर इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करेगा, बाकी सब करेंगे, तो आपने खुद वो दरार कुछ ना कुछ, मैं ये दरार की तरह लफ्ज नहीं भी इस्तेमाल करता, कुछ जरूर था। अगर आप कहते हैं जी ये चीजें थी, कोई लूप होल्स थे, कोई नोक पलक ठीक की जा रही थी, जो भी किया जा रहा था, आपने एक स्पेस दी, आपने उसके ऊपर कोई वजाहत नहीं दी, आपने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, जिसकी बुनियाद के ऊपर स्पेस पैदा हुई। उस स्पेस की बुनियाद के ऊपर चहबगोइयां हुई, स्पेकुलेशंस हुई, और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए हमने, मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, माजी में हुआ क्या कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक तैनाती होनी थी, उस वक्त नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं आप? जी मैं उस वक्त नदीम अंजुम साहब की तैनाती थी। वो तैनाती जब होनी थी तो तहरीक इंसाफ ने उस वक्त तमाशा किया, या जो भी उस वक्त हुआ था उसका उन्हें भुगतना पड़ा। और मैं अमलन ये कहता हूं कि उस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट गिर गई थी, वो अक्टूबर में गिर गई थी, वो अप्रैल 2022 में नहीं गिरी थी, उससे पहले उसने नहीं। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि वो जो नोटिफिकेशन तैनाती की ताखीर का मामला था, हुकूमत के गिरने की असल वजह वही था? देखिए मैं ये समझता हूं कि अमलन हुकूमत जब आपने वो सारा किया और उसकी बुनियाद के ऊपर बदमजगी हुई, चले मेरी आप गवाही को छोड़ दें, असद उमर साहब ने 1-2 दिन पहले ट्वीट किया, उनका जब मसला सुलझ गया, मैं और शामुल कुरैशी वजीर आजम के ऑफिस से निकले तो कुरैशी साहब ने मुझे कहा कि दरार तो पड़ गई ना, तो वो दरार जो पड़ी थी वो दरार फिर सुलझ नहीं सकी, उसको कोई वो कर नहीं सका। और अब मुस्लिम लीग नून 1000 बार कहे एक बैड टेस्ट डेवलप हुआ है, या अगर बैड टेस्ट नहीं भी डेवलप हुआ तो एक इंप्रेशन जरूर क्रिएट हो गया है, और जब इंप्रेशन क्रिएट हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं कोई डाउट पैदा हो गया है, और डाउट गवर्नमेंट्स के लिए फायदामंद नहीं होता। देखिए जब हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमें ग्राउंड रियलिटीज को, जमीनी हकायक को नहीं झुटलाना चाहिए। आपको मानना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पावर का सेंटर कहां पे है, आपको मानना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतने मजबूत नहीं है। हाँ आइडियल अगर आपने बातें बैठ के करनी है वो आप कर लें, वो आपको या मुझे टीवी पे बैठ के या किताबी बातें कर लेंगे, बहुत आसान है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर आप पाकिस्तान में किसी गली मोहल्ले में निकल के किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो आपको बताएगा। और इन रियलिटीज को इन पॉलिटिशियंस मुस्लिम लीग नून से बेहतर कौन जानता है? क्या शहबाज शरीफ साहब नहीं जानते? क्या नवाज शरीफ साहब नहीं जानते? क्या वो कोई नौवारिद है? क्या वो बच्चे हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आज लाहौर से एक फुटेज जारी होती है और उस फुटेज के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है वो गुजरांवाला के मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट के इफ्तिताह की या उसकी मंजूरी के हवाले से आता है। उनके बाएं जानिब ख्वाजा आसिफ बैठे हुए हैं। अब ख्वाजा आसिफ जो है वो वजीर दिफा है, उनका गुजरांवाला जिला नहीं है, उनका जिला सियालकोट है। अब जब लाहौर से वो फुटेज जारी हो और वजीर दिफा की मुतल्लिका वजारत से मामला स्पेकुलेशंस के अंदर हो और वो लाहौर बैठ के हो और उनकी वजीर आला ऑफिस से फुटेज जारी हो, तो फिर सवालात तो होंगे, फिर स्पेकुलेशंस भी होंगी, फिर आप किसी और पे डालना चाहते हैं डालें। अगर आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कोई बातें जो बता रहे थे ये आपको 28 तारीख को बतानी थी ताकि 29 तारीख को कोई सवाल पैदा ना होता। ठीक, आपने एक बात की, लेकिन वो सवाल अभी वहीं पर है कि अब इस मामले में जो एक ताखीर का एलिमेंट आ गया है जिसको अब रिवर्स नहीं किया जा सकता, वो कि नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन इन बिटवीन जो गैप आया है, जो कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या फिर आप यूं समझते हैं कि कोई मिसकैलकुलेशन हो गई चीज किसी भी तरफ से, या इसकी वजह मियां नवाज शरीफ साहब भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, हम उसकी वजह पे नहीं जाते, लेकिन असर
आपको लगता है फ्यूचर में उमर के पड़ेगा रिलेशनशिप के ऊपर, या पड़ चुका है और अपेरेंटली वुज़रा, वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर उस असर को जायल करने की कोशिश कर रहे हैं? गवर्नमेंट्स कभी मानती नहीं है। आप तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिरने के दिन तक भी आप अंदाजा लगाएंगे तो आप वो यही कहेंगे कि चीजें ठीक है, ये है, वो है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट भी नहीं बताएगी। आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देख लें। कल जब वजीर आजम साहब और सदर साहब इस्तकबाल कर रहे थे किर्गिस्तान के सदर का, या वुज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो किस तरह से इन सवालों को आज अवॉइड कर रहे थे, तो हमें उससे अंदाजा होता है। अब रही बात कि क्या उसका इम्पैक्ट आएगा, उसका असर पड़ेगा, कब पड़ेगा, ये हमें आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। उसकी वजह क्या है कि अब गवर्नमेंट के पास मार्जिन बहुत कम है। मैं उसकी मिसाल देता हूं। हमने 26वीं तरमीम देखी तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब एलिमिनेट हो गए या माइनस हो गए, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं। और उसके बाद हमने ये देखा है कि जब 27वीं तरमीम आई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल है, और खासकर जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, अब नेशनल असेंबली में उनको जरूरत नहीं है अगर पीपल्स पार्टी साइड पर भी हो जाए। अब जब ये सारा कुछ हो गया है, सिस्टम ने जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया गया है, तो आखिर कुछ तो होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि आप जो है वो हमेशा ही जरूरी रहेंगे, या आप जिस तरह से समझते हैं, तहरीक इंसाफ भी समझती थी कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट भी इस वक्त यही कॉन्फिडेंट है कि देखें तहरीक इंसाफ के तो हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, या उनके लिए तो सिस्टम में कोई स्पेस नहीं है, तो हम खैर शायद जो है वो नागुज़ीर हैं, हम शायद जरूरी हैं। ऐसा होता नहीं है। जब सियासतदान ये समझ ले कि रास्ते की तमाम रुकावटें दूर कर ली गई हैं, पक्का बंदोबस्त हो गया है, असल मसला ये है कि उसके बाद ये मसाइल पैदा होते हैं। तारीख यही बताती है। या तो फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि इस बार तारीख बदल जाएगी, या हम कहेंगे कि इस बार तारीख ने अपने आप को नहीं दोहराया। अगर तारीख के उस पैमाने के ऊपर परखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल के आने वाले कुछ महीनों, सालों के अंदर जो मुस्लिम लीग नून ने सोचा है, जो जिस बुनियाद के ऊपर ये सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, वो शायद जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो शायद वो अचीव ना कर पाए। ठीक। और उमर, एक दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इसी नोटिफिकेशन से शायद जोड़ी जा रही थी। वाडा साहब ने कल एक इशारा दिया था कि अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियां बढ़ जाएंगी। और अभी भी जो उनका स्टेटमेंट मैंने इंट्रो में पढ़ा कि वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो 72 घंटों से पहले सच साबित हो जाता है, और आगे भी जो मैं कह रहा हूंगा वो दुरुस्ती साबित होगा। तो उनका इशारा क्या इसी नोटिफिकेशन के इंतजार का था सर? अच्छा, मेरा एक सवाल है। मैं हमारे कुलीग्स या दोस्त जब सवाल ये करते हैं ना कि वो कहते हैं जी फलां कह रहा है जी मुश्किलात बढ़ जाएंगी, जिस तरह आपने वावड़ा साहब का हवाला दिया है, अब तहरीक इंसाफ के लिए और मुश्किलात क्या बढ़नी है? मुझे बताइए कि चादर चार दीवारी उनकी महफूज नहीं है। ऐसे पार्टी स्टैंड एज ऑफ दिस मोमेंट भी वो नहीं कर रहे। मखसूस सीटें आपने उनसे छीन ली हैं। पंजाब में या क्या पूरे पाकिस्तान में उन पर गैर एलानिया पाबंदी है। पॉलिटिकल एक्टिविटी वो नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद वही हो सकता है जो हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं कि वहां पर गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, 2 माह के लिए लगाना है, ये 6 माह के लिए लगाना है। वहां पर तो एटलीस्ट उमर वो अपनी आजादाना तौर पर एक्टिविटीज कर रहे हैं ना। वफाक में नहीं कर सकते, पंजाब में नहीं कर सकते, फर्क नहीं पड़ता जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए कि तारीख में पाकिस्तान के अंदर जब जब किसी की गवर्नमेंट खत्म की गई है, उससे वो उनको सियासी फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तहरीक इंसाफ ने तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें खुद खत्म की थी। आप उनको डरा रहे हैं। वो कहेंगे भाई वो तो सियासी केस और लड़ेंगे। उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं सियासी शहीद वाली। वो तो सियासी शहीद हो जाएंगे। वो तो लोगों के पास जाएंगे, कहेंगे देखो हमने इवन उमर जो अभी हुकूमत गिरी खान साहब की, उसके ऊपर भी लोगों ने उनको एक तरह से उन पर ट्रस्ट बढ़ा दिया, एक तरह से उनको एक एलिमेंट मिल गया, हमदर्दी भी मिल गई, और फिर जो वोट पड़ा और जो उसकी रेशो थी वो हम सबके सामने, रिजल्ट्स जो भी है उस पर हम बात नहीं करते। लेकिन दूसरी बड़ी चीज जो आज सामने आई है वो जनरल फैज हमीद के हवाले से है, और ये कहा जा रहा है कि उनके मुतालिक फैसला इसी दिसंबर में हो जाएगा। लेकिन इस हवाले से अभी कोई पेशगोई हमें नहीं करनी चाहिए। दिसंबर शुरू हो चुका है। जी, मैं ये समझता हूं कि जिस तरह आप खुद हवाला दे रही हैं, 2022 में आपने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को खत्म किया था, और आपका ख्याल ये था कि अब ऑल इज वेल, हर चीज कंट्रोल में है। कैसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। आप आज भी गवर्नमेंट को खत्म करेंगे तो उनको कोई उसका नुकसान नहीं होगा। वो तो अपना सियासी मुकदमा जीत जाएंगे। सियासी मुकदमा जीत जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। असल आपको है। रही बात आप जिस सजा की तरफ हवाला दे रहे हैं, जाहिर है इंस्टीट्यूशन का मैटर है। वो इंस्टीट्यूशन जो फैसला करे, लोगों का ख्याल ये है कि शायद उसका तहरीक इंसाफ या इमरान खान पे फर्क पड़ेगा। मेरी राय ये है कि अगर आप इमरान खान को डायरेक्टली सजाएं देकर
उनको खुद पाबंदे सलासल करके भी आप सेटिस्फाई नहीं है और आपका ख्याल है कि वो जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो अचीव नहीं हो रहे, तो किसी और केस में फंसा के किसी और के साथ रिलेट करके भी मुझे कम से कम, मेरी जाती ओपिनियन है ये, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, इमरान खान को डायरेक्टली 9 मई के केसेस के अंदर वो नॉमिनेटेड हैं, वो जेज को हमला केस और दीगर केसेस, उससे बड़े केस क्या हो सकते हैं? एग्जैक्टली सबसे बड़ा तो केस वही है मेरा कि नहीं फौजी ख्याल, अदालतों मेरा नहीं में ख्याल, फौजी आप उनसे अदालतों में चलेगा। और बिल्कुल आपने सही कहा, उससे बड़ी तो कोई चीज हो नहीं सकती। और लास्टली उमर, हम इस पर बात करेंगे कि अब खान साहब से मुलाकातों पर दोबारा पाबंदी लग गई है। उनकी बहन से सिर्फ उनकी मुलाकात हुई है। शर्त हुकूमत ने ये रखी थी कि बाहर आकर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, खान साहब का कोई सियासी बयान नहीं दिया जाएगा यहाँ पर, ना ही कारकुनान को ना ही लीडरशिप को, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो आप यही वजह समझ रहे हैं कि अब खान साहब से मुलाकातों पर दोबारा पाबंदी लग गई है या कोई और रीजन है? मुझे जब गवर्नमेंट कहते हैं ना हम सियासी मुलाकातें नहीं होने देंगे, मुझे उस पर हंसी आती है। अब मुझे ये बताएं कि कोई नवाज शरीफ साहब से मिले या जरदारी साहब से मिले तो उससे क्या बातें करेगा? वो उससे चाहत फतेह अली खान की गुलकारी पे बात करेंगे, सियासत पे बात करेंगे ना। मुल्क का साबिक वजीर आजम है, वो क्या बात करेगा? वो पॉलिटिकल कमेंट देगा, वो लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर हो, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर हो, उसने बात करनी है। और रही बात उसने क्या बात की है, देखिए उमर, बात करना और इतने सख्त किस्म के ऑर्डर्स देना, आपने अभी तो खान साहब की गुफ्तगू सुनी है ना, आप तो हर जगह पर है कि वो किस तरह के इतने हार्ड स्टेटमेंट्स देते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि इंतशार उनसे बढ़ता है, कारकुनान में गम और गुस्सा बढ़ता है, और एक एजिटेशन हमें दिखती है, खास तौर पर जितनी रेजिस्टिव पॉलिसी उनकी इस तक पर है, उसमें मज़ीद सख्ती आती जा रही है। अगर उनकी बातों से इंतशार बढ़ता है और इतने रेलेवेंट है, तो ये जो 13 हलकों में इलेक्शंस हुए और 12 में नून लीग जीत गई और हमें बताया गया लोगों ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है और रेफरेंडम है, तो और उसके बाद हमें बताया गया कि 8 फरवरी 2024 के जो हमें इलेक्शंस बताते हैं कि जनाब देखिए नून लीग, पीपल्स पार्टी ये सब जीत गए हैं, तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं बना पाई, तो फिर तो मुझे ये आर्गुमेंट की समझ नहीं आती। इमरान खान तो इररेलेवेंट हो चुके हैं, इमरान खान की तो कोई बात नहीं सुनता, वो तो गैर मकबूल है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा मकबूल है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि फिर तो उनको छोड़ देना चाहिए। ये सारे इस बात का मसला मैं बार बार बोर्स कर रहा हूं कि आज भी 2022 में गवर्नमेंट फंसी हुई है। आप 3 साल में दायरों का सफर तय कर रहे हैं। अगर आप ये सब कुछ जारी रखेंगे, इमरान खान को जब तक जेल में रखेंगे, जितनी सख्तियां बढ़ाएंगे, लोगों की हमदर्दी उनसे बढ़ेगी, उनका वोट बैंक बढ़ेगा। आप किसी आज भी ग्राउंड पे निकलें, आप पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, लोगों को कंसर्न देखिए ना, नवाज शरीफ साहब आजाद घूम रहे हैं, लाहौर बैठे हुए हैं, बाकी किसी को कोई कंसर्न नहीं है। लोगों को कंसर्न सिर्फ उसी शख्स से है वो जो जेल में बंद है। और ये एक पॉलिटिक्स की मिथ होती है। और हमने माजी में देखा जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो तहरीक इंसाफ भी सेम पेज के साथ उसे कमेंट कर रही थी, तो क्या सारे ज़िमनी इलेक्शन हार नहीं गई थी? तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने भी, लोगों ने उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। सेम केस विद पीटीआई। आप जितना उनको दबाएंगे लोग उतना, लोग और क्या कर सकते हैं? तो ये दबाने का सिलसिला उमर ये तो फिर बढ़ता जा रहा है। आप कह रहे हैं कि इससे ज्यादा क्या करेंगे? अभी आपने मोहसिन नकवी साहब की वो गुफ्तगू सुनी जो हाई कमिश्नर से हो रही थी, वो कह रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब को वापस भेजा जाए, कार्रवाई होगी, उनकी हवालगी का मुतालबा किया एंड सो ऑन। जितने भी लोग हैं उनको बुलाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। तो आप नहीं समझते कि ये तो वन स्टेप अहेड इस तरह से करते जा रहे हैं? सिलसिला तो नहीं थम रहा जी। वो वही उसके नताइज भी तो यही ना। क्या आप मुझे बताएं ना कि अगर ये दबाने से आपके मसले हल हुए हैं तो फिर हमें बता दें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई है, बैरूनी सरमायाकारों ने आपके ऊपर एतमाद कर लिया है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, पाकिस्तान में बेरोजगारी कम हो गई है, पाकिस्तान की मैशत ग्रो करना शुरू हो गई है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं, इंपोर्ट्स कम होना शुरू हो गई हैं, आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है, तो लोग कहें हाँ बिल्कुल ठीक है। और आप कहें जी आप हमें चाहिए, आपका वोट बैंक बढ़े, ऐसा है नहीं है। आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने खौफ को, अनदेखे खौफ को करने के लिए सब किए जा रहे हैं। आपका 26वीं तरमीम से मसला हल नहीं हुआ, आपका 27वीं तरमीम से मसला हल नहीं हुआ, आप मजीद तरमीम करेंगे तो भी आपका मसला हल नहीं होगा। चूंकि वजह क्या है कि आप रियलिटीज को तस्लीम नहीं कर रहे और आप जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको डिनाई कर रहे हैं। और आप जब तक ये करते रहेंगे तब तक जो है आप इन्हीं चीजों के अंदर फंसे रहेंगे। तो आप क्या कहना यही है कि थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच को लॉजिकली लेकर चले चीजों को, ताकि मसाइल वाकई हल हो? बल्कि होता ये है उमर कि एक मसले को हम खत्म करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं और 100 चीजों के लिए आगे हमें फिर तैयारी करनी पड़ती है। आप ये तस्लीम करें कि वो सबसे बड़ी ग्राउंड रियलिटी है, उनको आप गुड़ दे के तो मार सकते हैं, डंडे से पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल जमात, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप, देखिए मुस्लिम लीग नून का या जो मौजूदा अरेंजमेंट है, उनके पास जनरल ज़ियाउल हक से ज्यादा इख्तियारात नहीं है, जनरल ज़ियाउल हक से ज्यादा अथॉरिटी नहीं है।
जनरल ज़ियाउल हक ने तमाम कोशिश के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सके थे। जनरल मुशर्रफ तमाम तर ताकत और कोशिश के बावजूद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सके थे। पीपल्स पार्टी का हाल तब हुआ जब जनाब जरदारी साहब आए, मुस्लिम लीग नून का हाल तब हुआ जब आपके साथ इक़्तिदार आया। सो मैं नहीं समझता कि डंडे से, ताकत से पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म होती है। ना माजी में खत्म हुई है, ना आज खत्म होगी, ना कल खत्म होगी। ठीक है, लेकिन वो समझते हैं कि जैसे हमने टीएलपी के साथ किया पाबंदी का मामला और सारा, उसी तरह से हम इनको भी लेकर चल सकते हैं। वो एक और तरह की चीज है, वो उसको उन दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं बनता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जो जाहिर है तमाम तबका फिक्र की नुमाइंदगी करती है और वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान के लोग उससे कनेक्टेड है। आप देखिए उनको कितना वोट पड़ा है। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन उसके साथ है और आज भी अगर कोई भी आजादाना सर्वे आप करें तो सच्ची बात यह है कि लोग इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। किसी को पसंद हो या ना हो, आपको पसंद हो, मुझे पसंद हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हाँ, कल को चेंज हो जाए, कल को हम कहें कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने उनको रिप्लेस कर दिया, तो हम कहेंगे जी रिप्लेस कर दिया, लेकिन कम से कम ग्राउंड के ऊपर इस वक्त आखिर में पर्सनल सवाल उमर ये है कि आप इतना बेबाक और दबंग अंदाज में इन तमाम सवालों के जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और खान साहब के हवाले से कैसे दे लेते हैं? मेरा काम एक बतौर सहाफी ये है कि जो चीज मैं देखता हूँ, जो पब्लिक पल्स है, जो लोगों के जहनों में सवाल हैं, हम उन सवालों के जवाब दें और जो लोगों के जहनों में सवाल हैं वो साहिबान इक़्तिदार से सवाल करें और जो हकीकत है उस हकीकत को लोगों को बताएं। वरना हम आप और मैं बैठ के कह देते हैं कि जनाब इस वक्त सबसे मकबूल शख्सियत पाकिस्तान की नवाज शरीफ साहब हैं, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, तो यकीनन आपको खुद भी हंसी आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये बड़ी खतरनाक भी साबित होती है। लाहौर प्रेस क्लब में आप भी साथ ही थे जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस सारे मामला पर बात कर रहे थे। एनीवेज, थैंक यू सो मच उमर दराज गोंदल फॉर ज्वाइनिंग माय शो। और जिस तरह से उमर दराज गोंदल ने इन चीज़ों को एलैबोरेट किया बहुत ही शानदार तरीके से कि अगर तैनाती की, अगर नोटिफिकेशन की ताखीर का मामला है जिसको हुकूमती वुज़रा अभी दबाने की और छुपाने की हैं, लेकिन उनके लिए ये एक तरह से इम्पॉसिबल है बिकॉज एवरीबडी नो के बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है। अब चीज़ें उस तरह से ना तो छुपाई जा सकती हैं, ना डिस्टोर्ट की जा सकती है, ना अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत हद तक एक्सेस है और सोशल मीडिया का दौर है, तो सब चीज़ें सबको पहले से पता होती है। तो बेहतर ये होता है कि अच्छे तरीके से उसको एलैबोरेट करके बता दिया जाए, बेहतर तरीके से, जिसके अंदर थोड़ा डिग्निटी भी मेंटेन रहे। मजीद भी बात करेंगे कुछ मामलात पर शो में, लेकिन यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।